हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 8 का मैथ का जो टर्म 2 आप लोग का जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी चैप्टर टर्म 2 में पूछे जाने वाले हैं सभी चैप्टर को कंसिडर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा लेट ना हुआ करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, 9x माइनस 27xy का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है दोस्तों। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है कि तोड़ना। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा करना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे टुकड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस दोनों ये में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, 9x माइनस 27xy। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन। उस तरह से उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखो 9x तो मिल रहा है, सबसे पहली बात 9 भी मिल रहा है। 9 इसलिए मिल रहा है कि ये दो इसमें भी कट जाने वाला है। देखो 9x को हम अगर बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचा दोस्तों बताओ। यहाँ पे एक बचा, इसलिए एक बचा कि 9x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9x आ जाएगा। ठीक है, माइनस देंगे। यहाँ पे 9x को निकाल देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और x तो निकल गया तो क्या सिर्फ बचा y बचा, है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं इसको, है ना, मिला लेते हैं क्या सही है बना हुआ है। तो देखो 9x को 1 से इंटू करेंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है, और 9x को 3y से करेंगे तो 9 या 27xy हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाद में करके मिला भी सकते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर देंगे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ से 2 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों आप लोग को एक चीज़ ध्यान में होगा कि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है। तो बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आप लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर, है या नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये दो बार a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि ये दो बार है, जैसे कि 2 का स्क्वायर है इसका मतलब कि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। तो इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम लोग a प्लस बी और a प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a माइनस 9 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन बनाएंगे, 3a माइनस 9 और डिवाइड 3 है ना, तो डिवाइड में हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अंदर क्या बचा, a बचा, और क्या बचा 3 तिया 9, तो 3 बचा। तो देख लो एक बार मिला के 3 को इस इंटू करेंगे 3a और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9। तो ये हम लोग को कॉमन निकल गया, नीचे क्या था 3 बचा था। अब देखो ये मल्टीपल में है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ का सिर्फ क्या, a माइनस 3। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हो जाएगा आंसर a माइनस 3। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8x स्क्वायर वाई और माइनस 32xy स्क्वायर का सार गुणनखंड क्या है। जब भी सार गुणनखंड पूछे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 8xy इस तरह से लिख कर बराबर कर देना है, और यहाँ पे माइनस 32xy स्क्वायर को लिख के बराबर कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है। अच्छा 8 को हम लोग 8 ही रहने दो। ठीक है, और x लिखा हुआ है x लिख दो, इंटू फिर x लिखा हुआ है x लिख दो, 2x है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे y लिख दो। ठीक है, यहाँ देखो 32 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इन, अच्छा 4 8 32 है ना, तो 4 से जा रहा है ना, तो माइनस 4 इंटू 8। ठीक है, 32 हो गया, और इंटू
क्या मिल रहा है, x मिल रहा है और 2y मिल रहा है, तो y इंटू वाई। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है वो देखो। सबसे पहले 8 मिल रहा है ना, तो 8 और 8 मिल गया तो 8 निकल गया जो दोनों में हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सार गुणनखंड इज इक्वल टू सार गुणनखंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 मिल गया और देखो क्या मिल रहा है, x भी मिल रहा है, तो x भी यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर x हो जाएगा। और क्या मिल रहा है, एक एक y भी मिल रहा है ना, तो y हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8xy। इस तरह से आप बना देंगे तो यहाँ से आप लोग का 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि 25ab प्लस 25a का गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें भी आप लोग को एकदम आसान से कर लेना है। क्या करना है, देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है और a भी मिल रहा है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, इसमें इस पार्ट में देखो b बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, 25 से तो पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका गुणनखंड। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद इस तरह से बना देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी का तो फॉर्मूला जरूर है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक बार फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद आपको किसका फॉर्मूला है ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो आप लोग इतना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनफल ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए सी और ए स्क्वायर सी का सार गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को सार गुणनखंड जब भी पूछा तो ए बराबर कर देना है, ए सी बराबर कर देना है और ए स्क्वायर सी बराबर कर देना है। अब इसको तोड़ना है, ए मिल रहा है यहाँ, ए इंटू सी मिल रहा है यहाँ पे, ए इंटू सी मिल रहा है। अब देखो ऐसा चीज यहाँ पे देखो जो तीनों में मिलता हो, तो देखो तीनों में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, तीनों में ए मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है तीनों में नहीं, तो यह लिखेंगे सार गुणनखंड इज इक्वल टू सार गुणनखंड इज इक्वल टू ए। इतना लिख देंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, 9xy और 9y का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग को क्वेश्चन को लिखना है, 9xy प्लस 9y, चूंकि ये सब्जेक्टिव बनाना है तो जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से बने, टिक नहीं मारना है जो कि हम लोग रफ करके और बस मार दे। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, y भी मिल रहा है दोनों में, यहाँ 9 भी मिल रहा है, यहाँ भी 9 और यहाँ भी y और यहाँ भी y। यहाँ पे 9y बाहर जब निकाल देंगे तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x और प्लस 1 बचा, तो ये इसका हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। ठीक है, तो इतना बना देंगे, 2 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये गुणनखंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ x का पावर 4 माइनस 16 दिया हुआ है, तो अच्छा x का पावर 4 माइनस 16 आपको लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे x का पावर 4 को हम लोग नहीं लिख सकते, x स्क्वायर का पावर का स्क्वायर होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौके 16। अब देखो ये पूरा पार्ट को देखो। ठीक है, ये पूरा पार्ट को देखो a मान लो और ये पूरा पार्ट को क्या मान लो, b मान लो। अब बताइए a स्क्वायर और b माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, चलो तो इधर रहने दो उसको। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक जगह लिख दो। अब ए स्क्वायर ए माइनस बी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसको पहले जो है सो लिख दो इधर, प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे देखो, ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, अब देखो ये भी चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे तो ये इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लेना और ये दोनों को लिख लेना, ठीक है। इसको हम लोग तोड़े हैं ना इधर दो ठो, हाँ, तो इसको लिख लेंगे तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ आप लोग का मान ज्ञात करने निकालने आ गया, ठीक है। गुणनखंड का जितना टाइप था हम सारा बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वो सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो बहुत आसान है। कैसे है देखो, यहाँ आप लोग को सबसे पहले करना है 3x प्लस 2 बराबर 5, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले नंबर को नंबर के साइड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 5 माइनस, ये नंबर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग को बनाना है जैसे हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसमें भी x का मान निकालना है, लिखना है 2x प्लस 1 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साइड करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर 3 माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 और ये इधर ले आते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो 2 1 जा 2, स्टेप जंप कर गए तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना देंगे तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 5। तो x का मान निकालना है। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, चूँकि ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x बराबर 2, इतना बना लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, आप लोग घर घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला आते हैं। इसी तरह से x का मान सब निकालने बोल रहे हैं। चलिए फटाफट इसको हम लोग निकालते जाते हैं, ठीक है। x प्लस 10 बराबर 20 दिया हुआ है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x बराबर 18, यही ना दिया हुआ है। अब देखो x बराबर, ये इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, हाँ देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 बराबर 5, ठीक है। तो सेम उसी तरह से लग रहा है ये। तो 2x बराबर लिखेंगे 5 माइनस 3, x बराबर लिखेंगे 2 बटा, ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस टाइप का क्वेश्चन का लास्ट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन इसी तरह रहने दो, ठीक है, हम यहाँ से सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, x प्लस 2 बराबर 15, ये लिखा हुआ है। अब ये इंटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा बताओ, डिवाइड में होगा या नहीं होगा, होगा। तो 15 बटा 3, ठीक है। तो 3 5 15, तो x प्लस 5 ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, इस कथन का समीकरण क्या होगा। तो देखिए लिख लेना है, माना की संख्या संख्या को x मान लेना है, ठीक है। तो अब देखो ये संख्या में 7 जोड़ने पर, ठीक है, संख्या में 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, बराबर 15। तो इतना लिख देंगे तो आप लोग का यहाँ से भी आप लोग का 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सार गुणनखंड निकालना है। तो हम जस्ट बताए थे सार गुणनखंड निकालने के लिए, यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। 5x
और कॉमा 15 है ना, तो 5x को ऊपर लिख दो और 15 को नीचे लिख दो। 5x को अगर तोड़ते हैं तो 5 इंटू एक्स, ठीक है। 15 को तोड़ते हैं तो 3 पचे 15, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है कॉमन 5 मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड इज इक्वल टू सार गुणनखंड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट का आंसर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट का क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3x, तो 3x को तोड़ेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है उसको ध्यान दीजिएगा। 9x स्क्वायर, ठीक है। 3x को अगर तोड़ते हैं हम लोग तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स। इसको तोड़ते हैं तो कितना लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड इज इक्वल टू सार गुणनखंड इज इक्वल टू, सार गुणनखंड में क्या आ जाएगा, हम लोग को क्या क्या मिल रहा है वो देखो। सबसे पहले 3 मिल रहा है तीनों में, हाँ तीनों में 3 मिल रहा है। और देखो x भी मिल रहा है तीनों में, तो x भी तीनों में मिल रहा है। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। और भी तो मिलेगा नहीं, चूंकि ऊपर वाला में तो 2 ही है जो कि मिल गया है, तो और तो कहाँ से ढूंढे, तो नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है, हाँ लिखा हुआ है 2pq, तो 2pq, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 4q, और अगला क्या है 6pqr, 6pqr, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं लिखेंगे 2 इंटू पी इंटू क्यू। अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू क्यू, अच्छा 2 इंटू क्यू, तो एक और 2 लिख देते हैं ना इधर, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा। हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू क्यू इंटू पी इंटू, है ना, पी उल्टा हो गया, पी आगे लिखना था, कोई बात नहीं, आर। तो इतना सा गुणनखंड है। अब हम लोग को देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है जी, ठीक है। तो बता सकते हैं आप लोग 2 तो कॉमन है ना तीनों में, हाँ 2 कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड इज इक्वल टू 2, और क्या मिल रहा है पी मिल रहा है जी, नहीं पी नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। क्यू मिल रहा है, देखो क्यू मिल रहा है, उसके बाद क्यू ये वाला और यहाँ से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2q। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 8x स्क्वायर, है ना, 8x स्क्वायर y, और यहाँ लिखा हुआ है -32 हाँ -32 XY स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को अगर हम लोग तोड़ना चाहे, देखो 8 दोनों में कॉमन मिल जा रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा टुकड़ा इसका नहीं करेंगे, तो 8 ही लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। 8 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्वेश्चन पहले अभी पिछले में भी करवा चुके हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू -4 इंटू 8 इंटू 4 8 32 हो गया, हाँ इंटू क्या बचा x इंटू वाई, ठीक है। अब देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखो 8 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और क्या मिल रहा है x भी कॉमन मिल रहा है, y भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड इज इक्वल टू 8xy, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग का जो एग्ज़ाम में आएगा इसी तरह से बना देना है, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ 9AB, फिर 12BC और 36CA, ठीक है। अब इसको तोड़ना है 3 इंटू A इंटू B, ठीक है। यहाँ पे 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 दिया 12 इंटू B इंटू C, ठीक है। यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो 36 है ना, तो ऐसे नहीं तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 3 9, 2 इंटू 2, ठीक है, 3 9 दूनी 18 दूनी 36 इंटू C इंटू A,
ठीक है, इतना तो हम लोग तोड़ दिए इसको, एकदम जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड में आप लोग को देखना है यहाँ पे कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है इसमें। तो देखो तीन तीन मिल रहा है, हाँ 3 एकक मिल रहा है सब में, तो 3 लिख देंगे। और क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 हो गया, 3 तो अब खत्म, अब 3 नहीं मिलेगा। ए मिल रहा है, देखो ए भी मिल रहा, अच्छा ए भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, फिर बी 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 भी नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है सब में। चलो ये हो गया, इसमें 2 नहीं मिलना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए तभी आंसर होगा। चलो अगला देखो, देखो अगला अगला सवाल क्या है यहाँ पे, आरोही के वर्तमान उम्र x है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, समीकरण लिखें। तो समीकरण लिखना बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। लिखना है आरोही का वर्तमान वर्ष, ठीक है, आरोही का वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष x। अब 10 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बताओ, x + 10, ठीक है, x + 10 और उसकी उम्र 15 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान वर्ष में x जोड़ देने पर ये 10 वर्ष के बाद उसका वर्ष कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 15 ईयर की हो जाएगी वो। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो ये समीकरण बन गया। आपको मेन तो यही चीज़ लिखना था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप लोग को थोड़ा सा इसको क्या करना है, ज़्यादा लॉन्ग थोड़ा करके बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सोना की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 हो जाएगी। तो देखो इसका समीकरण लिखने बोल रहा है तो सिंपल से इसका लिख देते हैं, ठीक है। सोना की उम्र x है, कितना वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, कितना हो जाएगी 15। तो ये हम लोग का क्या बन गया, समीकरण, ठीक है। इतना भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है, ठीक है। यदि अभय की आयु x है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को बनाना है, कैसे बनेगा देखो ध्यान से। यहाँ पे अभय की आयु x दी हुई है, ठीक है। लिखेंगे अभय, अभय की आयु x, ठीक है, अभय की आयु x। 10 वर्ष बाद, अच्छा उसके पिता की आयु भी लिख लेते हैं यहाँ पे, पिता की आयु। तो इसकी आयु की क्या है, तिगुनी है, तो 3 से गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ लिखेंगे पिता की आयु। तो बताओ अभी वर्तमान में 3x था, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बताओ, 10 वर्ष बाद 3x + 10, 3x + 10। तो इतना आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इतना जब बना देंगे तो आप लोग को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो 3 लगातार पूर्णांक है, ठीक है। तो पहला पूर्णांक को हम लोग मान लो ना, पहला पूर्णांक x मान लो, ठीक है, पहला पूर्णांक x। तो लगातार बोल रहा है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 2, ठीक है। क्योंकि लगातार है तो एक अगर 12 है तो दूसरा कितना होगा, 12 + 1 13, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 12 + 2 14, इस टाइप से, ठीक है। अब इसका तीनों का योग कितना है, 51 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x + 1, फिर प्लस देंगे, फिर x + 2 और बराबर कितना देंगे 51, ठीक है, बराबर कितना देंगे 51।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ेंगे तो एक एक्स कितना हो गया, एक एक्स 3x, ठीक है, 3x प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 51, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3x इज इक्वल टू, नंबर को पहले नंबर साइड करते तो 51 माइनस 3 लिख देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 51 में 3 घटाएंगे तो 51 में अगर 3 घटाते तो 48 बचता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 48 और ये 3 इधर है तो यहाँ के डिवाइड में कर देंगे, ठीक है, तो काट देंगे तो कितना होगा 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। x बराबर 16 हो गया, हमको x बराबर 16 हो गया तो हम लोग को तीनों पूर्णांक लिखना है, ठीक है। तो पहला पूर्णांक x है तो 16, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो पहला पूर्णांक हम लोग माने थे x, तो कितना हो जाएगा 16, दूसरा पूर्णांक माने थे x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और तीसरा पूर्णांक क्या माने थे x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा हम लोग का तीनों पूर्णांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो लिख लेंगे ना माना संख्या x मान लो, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इस संख्या के दुगुना, किसी संख्या के दुगुने तो 2x, ठीक है, में 8 जोड़ने पर, दुगुने में 8 अगर जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 32। देखो दोस्तों इतना आसान से बता रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लिखा हुआ किसी संख्या के दुगुने में, तो दुगुना मतलब कि 2x, कोई भी चीज़ को हम लोग दुगुना करते हैं तो 2 से गुना करते हैं, तो 2x प्लस उसमें 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 32 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण बन गया। अब इसका क्या पूछ रहा है, संख्या निकालने बोल रहा है, तो लिखेंगे 2x बराबर 32 और ये 8 इधर आके किस में हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा, -8। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 32 में अगर 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, हाँ 24 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे 2 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो x का मान कितना हो गया 12, तो इतना आप लोग बना लेंगे तो यहाँ भी आप लोग का बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या की 1/3 में 5/2 घटाने पर कितना लिखा हुआ है 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माना संख्या लिख लेना है, ठीक है, माना संख्या इज इक्वल टू x मान लो, ठीक है। अब इसकी 1/3, कोई भी का 1/3 या 1/4 बोलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, उससे डिवाइड करना है, ठीक है, 1/3, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या को 1/3 निकालना रहे, मान लो कि 15 का 1/3 निकालना रहे तो 15 × 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 15/3 ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 बोल रहा है तो x/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कितना घटाने पर 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है जी 3/2। अब संख्या आपको ज्ञात करना है, तो जब समीकरण बन जाएगा तो उसके बाद इतना आसान सवाल हो जाता है कि आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, देखो कैसे करना है, नंबर को नंबर साइड वाले कर लेते हैं, तो x/3 को यहाँ रहने दो, 3/2 माइनस, अच्छा माइनस है तो इधर आके प्लस में 5/2, ठीक है। यहाँ पे x/3 लिखेंगे और यहाँ पे अगर एलसीएम लेके काम करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 और यहाँ 3 + 5 ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको इधर रहने दो, ये रफ किए थे। अब इसके बाद यहाँ से बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि x/3 बराबर 5 × 3 = 8/2, ठीक है। अब ये 3 अगर डिवाइड में है तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो x बराबर 8/2 × 3, ठीक है। अब गुना जब कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24/2, ठीक है, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो इसका मान भी हम लोग का 12 आ जाएगा, ठीक है। वह संख्या कितना है 12 है, ठीक है, जिसके 1/3 में 5/2 जोड़ने पर 3/2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले में बता दिए, सेम उसी तरह से बना लेना है। मानना है कि पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा x+2, उसके बाद सबको जोड़ करके 51 लिख देना जैसे पिछले किए हैं। ठीक है, चलो अगला यहाँ लिखा हुआ है साधारण ब्याज का सूत्र लिखें। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र आप लोग कैसे लिखेंगे? तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। ठीक है, ये आपको लिख के उसके बटा में 100 इतना लिख देंगे तो आप लोग का पहला का आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, यहाँ क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, 60 का 40% क्या होगा? तो आप लोग को फटाक से 60 का 40% क्या करेंगे, किसी भी संख्या को परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज बटा रेट बटा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40% निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इतना लिख देंगे तो आप लोग का हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, 50 आमों के समूह में 60 आम पक गया, बिना पके आमों की संख्या ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो 50 आमों की संख्या में 60 आम पक गया। ठीक है, तो 50 इंटू कितना लिखेंगे, 60 आम पक गया। ठीक है, लिखेंगे पके संख्या, चलो एक बार अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, पके आम की संख्या, आम की संख्या, तो पके आम की संख्या को क्या करेंगे, 50 इंटू 60 बटा 100, इतना आम पक गया है। तो इसको हम लोग अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 0 से 0 सब कैंसिल, 5 छक 30, मतलब 50 में से 30 आम जो है पक गए हैं। तो बिना पके आम की संख्या कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 50 माइनस 30। जब 30 पक गया है तो बिना पका कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इस वीडियो में ना हम पूरा हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग का यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला सवाल देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है, राम 500 में 80% खर्च कर देता है तो कितना बचता है? ठीक है, तो 80% खर्च करते तो 20% बचता है। चलिए थोड़ा इसको लॉन्ग प्रोसेस से इसको बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम द्वारा खर्च, है ना, लिख देते हैं, राम द्वारा खर्च। तो राम द्वारा खर्च कितना कर रहा है, तो 500 का 80% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 500 का 80% निकालने के लिए 80 बटा 100 से मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, डबल 0 कैंसिल, 5 8 40 और एक 0 लगा दो। तो 500 में ये 400 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचाता कितना है, क्या लिखा, बचता, है ना, सेविंग अमाउंट है ना, बचत अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो बचता क्या लिख दें, बचत पैसा, है ना, बचत अमाउंट या पैसा। तो बचत पैसा कितना हो जाएगा, तो 500 माइनस 400, चूँकि 400 वो खर्चा कर दे रहा है तो कितना बचेगा बताओ दोस्तों, 100 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 100। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, अनुपात में ज्ञात करना है हर चीज़ को, अनुपात में, जैसे कि पैसे और रुपये का अनुपात कितना होगा, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों के अनुपात कितना होगा। चलिए आज आप लोग को अब हम अनुपात
निकालने सिखाते हैं, अनुपात कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ो। फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों, फुटबॉल खेलने वाले एक खिलाड़ियों, फुटबॉल खेलने वाले एक खिलाड़ियाँ, यहाँ पे 11 होना चाहिए मे भी, चलो 11 लिख देते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, वालों की संख्या तो कितना है बताओ, 11। ठीक है, यहाँ साफ सुथरा लिख दो। और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से, तो बैडमिंटन कितना खेलता है बताओ जी, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो कितना है बताओ, तो 2 है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अनुपात इज इक्वल टू, तो अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 11 और बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, अनुपात इसी तरह से निकलता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, 25 मिनट और 30 सेकंड से, तो यहाँ पे 25 मिनट से 30 सेकंड से, तो 25 मिनट इज इक्वल टू और 30 सेकंड से। ठीक है, तो 25 मिनट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 25 मिनट को सेकंड में सबसे पहले चेंज करो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग करेंगे ना तो सबसे पहले दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 25 इंटू मिनट, 25 मिनट है ना, तो सेकंड करने के लिए 60 से मल्टीपल करेंगे, और 30 सेकंड तो 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात अगर हम लोग देखते हैं तो 25 मिनट का कितना हो जाएगा, 25 इंटू 6, तो 25 छक कितना होता है, 150। ठीक है, तो 150 और 1 0 तो 1500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनुपात में हम लोग अगर देखें तो 30, कितना हो गया 30 सेकंड, तो 30 में तो दोनों सेकंड सेकंड में हो गया। अब ये 1 0 से 1 0 काट दो और 3 से इसको काट दो, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 50:1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये निकलता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ 75 पैसे का 2 रुपये से। ठीक है, तो 75 पैसा अनुपात 2 रुपया। ठीक है, तो 2 रुपया, तो रुपया को सबसे पहले चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 75 पैसा, 2 रुपये को किस में चेंज करेंगे, पैसा में, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 2, तो लिखेंगे 75 पैसा अनुपात 100 दूनी 200, तो 200 पैसा। ठीक है, पी से सूचित कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकलता है, अनुपात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है 20 पेंसिल और 3 दर्जन से, तो लिखेंगे 20 पेंसिल अनुपात 3 दर्जन। ठीक है, 3 डी लिख देते हैं। ठीक है, अब 20 पेंसिल यहाँ पे है, तो 20 पेंसिल तो पेंसिल में है, तो ये 20 पेंसिल लिख देते हैं अनुपात। ठीक है, और 3 दर्जन, दर्जन को हम लोग सबसे पहले सिंपल है कि इसको नंबर्स में चेंज करते हैं, तो 1 दर्जन बराबर 12, तो 3 दर्जन द्वारा तो 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 20 पेंसिल, और इधर अनुपात में देखते हैं 3 दर्जन पेंसिल कितना हो जाएगा, तो 12 या 36 पेंसिल। और अगर इसको तोड़ना चाहे तो आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा ये, और ये 18 दूनी 36, और टूटेगा हाँ 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 5:9। तो इतना लिख देंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अनुपात निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये अनुपात वाला भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो लंबाई को भी प्रतिशत में बदलिए और चौड़ाई को भी प्रतिशत में आप लोग बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लंबाई लिखा हुआ है 3। ठीक है, और चौड़ाई का कितना लिखा हुआ है, चौड़ाई इज इक्वल टू 2। टोटल सबसे पहले लिख लेते हैं कुल, तो कुल कितना हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब प्रतिशत में इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए लिखेंगे लंबाई प्रतिशत, लंबाई
प्रतिशत। तो लंबाई प्रतिशत देखेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है 3 और टोटल कितना दिया हुआ 5 है ना, नीचे करेंगे और इंटू 100 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300/5। अच्छा 5 से काट दो इसको तो कितना से कटेगा 5 दूनी 10, 20×5 100 हो जाएगा और 20×3 60। तो 60% हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब चौड़ाई निकाल लेते इसी तरह से, तो चौड़ाई परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना था 2 और टोटल नंबर कितना था 5 इंटू कितने से 100 से मल्टीपल करेंगे तो 20×5 100 हो जाएगा और 20 दूनी 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% लंबाई हो गया और 40% क्या हो गया हम लोग का चौड़ाई हो गया। आप लोग को पता है कि हर चीज़ क्या होता है 100% बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ 60% लंबाई 40% चौड़ाई, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो गणित में परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले दिया हुआ है, ठीक है। तो पास वालों की संख्या कितना दिया हुआ है 7 और फेल करने वाला का कितना दिया हुआ है 3। अब कुल अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 + 3 = 10, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग पास परसेंटेज, ठीक है। पास वाला का परसेंटेज निकालते हैं तो पास परसेंटेज इक्वल टू, तो पास कितना क्या 7 और टोटल कितना था 10 बटा में इंटू 100, ठीक है। 10 दहाई के 100। अब यहाँ पे 7 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फेल की संख्या कितनी दी हुई है देखो तो एक बार 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे और टोटल कितना दिया हुआ है 10 और कितना से मल्टीपल करेंगे 100 से तो 10 दहाई के 100 तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30 तो 30% हम लोग का क्या हो जाएगा इसका फेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में अगर 70% पास किए हैं तो 30% फेल किए हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो समझ में आ गया होगा, पास वालों की संख्या बटा कुल संख्या इंटू 100, ठीक है। फेल वालों की संख्या बटा कुल संख्या इंटू 100। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे तो यहाँ से भी आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिए आप लोग को चतुर्भुज का जो अंतः कोण का योग होता है, जब 4 भुजा होता है तो उसका अंतः कोण कितना होता है 360, ठीक है। कितना होता है 360, तो इतना आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है आकृति x + y + z का मान ज्ञात करना आपको। तो बताइए यहाँ पे कि चतुर्भुज का टोटल योग कितना होता है 360। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं 40 + x + y + z + 360। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि चारों कोण को मिला करके 360 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x + y + z = 360। ये 40 इधर है तो माइनस में इधर 40 लिख देंगे, ठीक है। चूंकि नंबर को नंबर साइड करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा बताओ 320, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x + y + z = 320, ठीक है। तो इतना आप लोग बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज करके बना सकते हैं, वीडियो को स्लो करके बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर दोबारा भी इसको देखिए क्लियर होते जाएगा, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग इतना याद रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे इंटू विकर्ण कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको काट दो तो कितना से कटेगा 8 दूनी 16, तो ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल करने पे तो 8 × 24 तो 240 हो जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर क्षेत्रफल पूछा तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन पूछा तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। कि स्क्वायर कहाँ पे होता है क्षेत्रफल में, आयतन में क्या होता है क्यूब होता है यानी 3 होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ अगला सवाल है यहाँ पे,
आकृति में ए बी सी डी एक आयत है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आयत हो, क्या हो, आयत हो, तो इसका प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का हो गया तो बताओ इधर वाला भी तो 90 ही ना होगा, क्योंकि पता है कि दोनों को मान मिला करके 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ, लिखेंगे आंसर में, सॉल्यूशन में एक्स बराबर 90 डिग्री, बस इतना लिख देना है, हो जाएगा। चलिए इसका सवाल देखते हैं हम लोग। आकृति ए बी सी डी एक वर्ग है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सेम सवाल है, ठीक है। अगर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और हम लोग को इधर का मान पूछ रहे हैं, देख लो, अगर ये 90 तो इधर भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, चलिए तो आसान आसान सवाल है दोस्तों ये सब, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। आकृति दिया हुआ है एक्स और कोण दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि पंचभुज हो, कितना, एक भुज, 2 3 4 5, है ना। जब पंचभुज हो जिसकी 5 भुजा हो, 1 2 3 4 5, 5 भुजा हो, और 5 भुजा के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 भुजाओं का अंतः कोण, अंतः कोण कितना हो जाता है, 540। अब यहाँ पे प्रत्येक का सभी का मान दिया हुआ है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, 110 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो सबको जोड़ते हैं यहाँ पे। 110 और 100 कितना हो गया, 210, 210 और 130, 200, 300, 340, 340 और 75, तो 340 और 75 जोड़ लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 340 और 75, तो सभी को जोड़ने पे हो जाएगा 415। ठीक है, 415 और यहाँ पे प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 540। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 माइनस 415। ठीक है, घटाने पे कितना हो जाएगा जी, 10 में 5 गया तो 5, ठीक है, यहाँ पे 3, 3 में 1 गया तो 2, और यहाँ पे 5 में 1 4 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 125। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल दिया हुआ है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज या षष्ठभुज या कुछ भी भुज हो, उसका बाह्य कोण का मान जो होगा ना, हमेशा जो होगा 360 होगा, उसका बाह्य कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना बताया अभी हम, 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाह्य कोण सबको जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, 75 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब इसमें से सबको जोड़ देना है, 75 45 80, ठीक है, सबको एक बार जोड़ देना है। तो जोड़ने पे तो हो जाएगा यहाँ पे 320। ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस, है ना, माइनस कितना, 320। ठीक है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 40, तो x का मान कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए यहाँ के बाद आप लोग को फॉर्मूला वाला काम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक शंकु की त्रिज्या r और तिरछी ऊंचाई l और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग को 2 सवाल बोलना है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे घनाभ
का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2HL प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, 2HL प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है, देखो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है, और एल कितना दिया हुआ है, देखो एल दिया हुआ है 10 और 8, 10 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब करेंगे 6 दूनी 12 और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो 12 और 18 को मल्टीपल करने पे कितना हो जाएगा, 12 18 दें 180 और 18 36, अच्छा गुना कर लेते हैं इसको, ठीक है, 18 और 12 को। तो 18 दूनी 36 और 18 का 18, ठीक है, तो 6 और 8 और 3 11 और 2, तो कितना हो जाएगा 216, तो हो जाएगा 216। हाँ क्या है, सेंटीमीटर है, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो स्क्वायर में निकालना है आप लोग को, ठीक है। तो आगे देखिए आप। अच्छा इसका एक और सवाल पूछ रहा है, देखो एक सवाल क्या है पूछ रहा है, ठीक है,